Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture we will discuss about the file organization. इससे पहले हमने सिस्टम डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया था हमारे पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने सिस्टम डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, सिस्टम डिज़ाइन के टाइप्स देखे थे। आज हम सिस्टम डिज़ाइन में ही आगे जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है वो हम समझेंगे। कितनी टाइप्स की फाइल्स होती हैं आपकी, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो अगर हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन से ही पता चल रहा है इसका क्या मतलब है। इट डिस्क्राइब्स हाउ रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड विद इन अ file, how records are stored within a file. So we have basically 4 file organization methods: serial, sequential, direct, or we can say relative, and the indexed. So if we talked about the serial means records are stored in a chronological order. Chronological order means they are stored as in order as they are input or occur, like your telephone charges, your ATM transactions, your telephone queues. तो सीरियल में क्या हो जाएगा, आपके रिकॉर्ड्स एज इट इज स्टोर्ड होते जाएंगे जैसे जैसे इनपुट्स आते जाएंगे. व्हाट सीक्वेंशियल मींस, records are stored in order based on a key field which contains a value that uniquely identifies the record, like your phone directory. Okay, in phone directory your records are stored as in a sequential manner. Why? Because where the records are stored on the based on a key field which contains a value that uniquely identifies the record. Next is your direct or relative file organization method, where each record is stored based on a physical address or location on the device. किसी भी जो रिकॉर्ड है उसकी क्या फिजिकल एड्रेस है या क्या उसका लोकेशन है डिवाइस पे, उसकी बेसिस पे जो रिकॉर्ड स्टोर्ड होते हैं वो आपके होते हैं डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में. यहाँ पे जो एड्रेस कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, फ्रॉम द वैल्यू स्टोर्ड इन द रिकॉर्ड्स की फील्ड. जो फील्ड है, रिकॉर्ड का की फील्ड है, उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर्ड होती है उस वैल्यू के बेसिस पे आपका एड्रेस यहाँ पे कैलकुलेट होता है. सो रैंडमाइजिंग रूटीन और हैशिंग एल्गोरिथम. हैश एल्गोरिथम आई थिंक सबको पता ही होगा. हैश एल्गोरिथम्स के अंदर हम यही करते हैं, जो की वैल्यू होती है उस पर कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, जो मॉड ऑपरेशंस यूज करते हैं और उससे हम उसका एक एड्रेस फाइंड आउट करते हैं टू लोकेट दैट की फील्ड value. Next is your indexed file structure. So what indexed file structure? These records can be processed both sequentially and non-sequentially using the indexes. Sequentially और non-sequentially दोनों ही तरीके से आप इनको एक्सेस कर सकते हो with the help of indexes. इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था, जहाँ हमने देखा था कि प्राइमरी इंडेक्स पे आपकी कैसे कीज बनती, इंडेक्सिंग हो रही है, क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या हो रही है, या फिर मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्या होती है, स्टैटिक लेवल इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, डायनामिक मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्या होती है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था. तो इंडेक्सिंग का जो एक मेजर कॉन्सेप्ट या मेजर पार्ट होता है वो आपका ईआर डायग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो लेक्चर देखिए, और उन लेक्चर से जो इंडेक्सिंग के लेक्चर्स हैं उससे आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि इंडेक्सिंग कैसे परफॉर्म होती है इन अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके अगर हम कंपैरिजंस की बात करें, फाइल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमने टाइप्स पढ़े, अगर हम उनके कंपैरिजन की बात करें तो सीरियल के अंदर जो फाइल्स का एक्सेस होता है वो किस फॉर्म में होता है, बैच फॉर्म में. सीक्वेंशियल में भी बैच फॉर्म में होता है, डायरेक्ट में ऑनलाइन होता है, और इंडेक्स में बैच और ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकता है. डेटा के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो सीरियल में होता है सीरियली, सीक्वेंशियल में होता है सीक्वेंशियली बाय योर की वैल्यू. डायरेक्ट में कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है क्योंकि इसके अंदर आप हैशिंग यूज करते हो या फिर कोई डायरेक्ट रैंडमाइज एक्सेस यूज करते हो. इंडेक्सिंग में आपका सीक्वेंशियली यूज होता है या फिर बाय इंडेक्स यूज होता है. अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है. सीक्वेंशियल वाला भी फाइल इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट और इंडेक्स है वो दोनों बहुत फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इंडेक्सिंग यूज कर रहे हो या फिर फिजिकल एड्रेसेस यूज कर रहे हो. अगर अवेलेबिलिटी की बात करें फॉर अप टू डेट डेटा, तो वो आपका सीरियल के अंदर नहीं होता इतनी अवेलेबिलिटी, सीक्वेंशियल में भी नहीं होती, डायरेक्ट और इंडेक्स में अवेलेबल होती है. स्पीड रिट्रीवल की बात करें तो सीरियल और सीक्वेंशियल स्लो होते हैं, जबकि डायरेक्ट जो है सबसे फास्ट होता है क्योंकि डायरेक्टली एड्रेसेस पे वर्क करता है, और इंडेक्स भी फास्ट होता है क्योंकि इसके अंदर आप इंडेक्सेस यूज करते हो टू रिट्रीवल फॉर द डेटा, जबकि सीरियल और सीक्वेंशियल में आपको एक्चुअल डेटा पे जाके काम करना होता है. सो द स्पीड विल बी स्लो. एक्टिविटीज की बात करें तो सीरियल और सीक्वेंशियल में एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं.
आपकी डायरेक्ट के अंदर एक्टिविटीज कम होती है और इंडेक्स में भी ज्यादा होती है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो सीरियल और सीक्वेंशियल की वॉलेटिलिटी लो है, मतलब डेटा लॉस्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है, जबकि डायरेक्ट और इंडेक्स में वॉलेटिलिटी क्या होती है आपकी हाई होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सीरियल का एग्जाम्पल होता है आपका एटीएम ट्रांजेक्शन क्यू, सीक्वेंशियल का होता है योर पेरोल प्रोसेस स्क्रिप्ट बिलिंग ऑपरेशंस, डायरेक्ट का अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रिजर्वेशंस और बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, और इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कस्टमर ऑर्डरिंग एंड बिलिंग। नेक्स्ट है हमारा फाइल एक्सेस। तो फाइल एक्सेस की हम बात करें कि हाउ टू एक्सेस द फाइल। सो वी कैन एक्सेस द फाइल यूजिंग आइदर सीक्वेंशियल access or a random access. So file access methods allow computer program to read or write the records in a file. File access का मतलब क्या है? Either you need to read that file or write that file. So you can do these things by either a sequential access or a डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करें तो सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, एवरी रिकॉर्ड ऑन द फाइल इज प्रोसेस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रिकॉर्ड अंटिल एंड ऑफ द फाइल। सीक्वेंशियली एक्सेस कर पाएंगे सीक्वेंशियल एक्सेस में तो फर्स्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट करके अंटिल द एंड ऑफ फाइल तक आप जब तक पहुंच नहीं जाते तब तक आप रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस आपका कब एफिशिएंट होता है, जब आपको एट अ टाइम कुछ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट हो, सीक्वेंशियली कुछ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट है एट अ टाइम, तब आप सीक्वेंशियल एक्सेस को यूज करते हैं क्योंकि ये एफिशिएंट होते हैं। तो जैसे डेटा जो है आपका टेप पे स्टोर होता है वो एक सीक्वेंशियल एक्सेस के थ्रू स्टोर होता है, क्योंकि इसमें आप जो टेप के ऊपर डेटा है उसको आप कैसे एक्सेस कर पाते हो, सीक्वेंशियली। तो जो इसमें होता है वो क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। जबकि आपका जो डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस होता है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स आर लोकेटेड बाय नोइंग देयर फिजिकल लोकेशंस और द एड्रेसेस ऑन द डिवाइस। मीन्स रिकॉर्ड्स कैसे लोकेट होते हैं डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस के अंदर, विद देयर हेल्प ऑफ फिजिकल लोकेशन और द एड्रेसेस rather than their position relative to other records. Other records के साथ उनकी क्या रिलेटिव पोजीशन है वो यहाँ मैटर नहीं करती, उनका खुद का फिजिकल लोकेशन या एड्रेस क्या है उस डिवाइस पे, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्या करते हो, डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस में उस रिकॉर्ड को एक्सेस करते हो। जैसे कि जो डेटा आपका सीडी डिवाइस पे स्टोर्ड है वो कैसा डेटा होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी एक्सेस्ड आइदर सीक्वेंशियली और रैंडमली। आप इसको रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हो, सीक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हो। तो जो टैब पे डेटा होता है उसको आप सीक्वेंशियल एक्सेस के थ्रू करते हो, जबकि जो सीडी डिवाइस के ऊपर आपका डेटा स्टोर होता है वो रैंडमली भी हो सकता है और सीक्वेंशियली भी हो सकता है। तो दीज आर द फाइल एक्सेस मेथड्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द फाइल्स। तो फाइल्स के यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स डिस्कस किए हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स के अंदर यूज होते हैं। फर्स्ट आपकी होती है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल क्या होती है, इट कंटेन्स द करंट इंफॉर्मेशन फॉर अ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की फाइल्स, स्टूडेंट की फाइल्स हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी, तो करंट इन्फॉर्मेशन होगी ना सिस्टम की, वो आपकी कंटेन होती है मास्टर फाइल के अंदर। नेक्स्ट होती है आपकी टेबल फाइल। टेबल फाइल क्या होती है, इट इज द टाइप ऑफ द मास्टर फाइल दैट चेंजेस इनफ्रीक्वेंटली। ये ध्यान रखना, टेबल फाइल कौन सी होती है, ये भी मास्टर फाइल का ही टाइप है, लेकिन इसमें जो चेंजेस होते हैं वो इनफ्रीक्वेंटली होते हैं और ये स्टोर्ड किस में होती है, आपकी टेबुलर फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टोरिंग द जिप कोड, तो जिप कोड एक तरीके से क्या हो जाएगी आपकी टेबल फाइल। ट्रांजेक्शन फाइल्स क्या होती है, जो आपके डे टू डे इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जब बिजनेस के अंदर जो भी डे टू डे इंफॉर्मेशन जनरेटेड होती है वो आपकी ट्रांजेक्शन फाइल्स के अंदर होती हैं। इट इज यूज्ड टू अपडेट और प्रोसेस द मास्टर फाइल। दिस ट्रांजेक्शन फाइल इज यूज्ड टू अपडेट और प्रोसेस द मास्टर फाइल लाइक एड्रेसेस ऑफ द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट होती है आपकी टेम्पररी फाइल। This temporary file is created and used whenever needed by a system. So system will create a temporary file whenever it is required. Okay. Next is your mirror files. These mirror files basically are exact duplicates of the other files like master file, table file, transaction file, temporary files. इनकी आप mirror files create करके रख सकते हो। ये किस में help करती है आपको, to minimize the risk of downtime in case when the original file become unusable. Okay, so it will helps you to minimize the risk of downtime, and also these mirror files must be updated whenever your original file will get modified. Okay, next is your log files. So what log files means, they contain the copies of master and transaction records in order to chronicle any changes that are made to the master files. So log files के अंदर आप copies होती है master files की और transaction records की,
क्यों? क्योंकि लॉग आप मेंटेन करके रखते हो जिससे कि अगर आपको मास्टर फाइल्स में कुछ चेंज करना है तो आप उन कॉपीज के बेसिस पे उनमें चेंज कर देते हो. सो इट फैसिलिटेट्स ऑडिटिंग and provides a mechanism for recovery in case of system failure. In case of system failure, these log files helps you to recover the system files. Next is your archive files. So archive files is the backup files that contain historical version of other files. This archive file is basically your backup files which contain the historical versions. जैसे multiple files create हुई तो उनके जो भी versions रहे होंगे वो आपके stored होते हैं archive files के अंदर. नेक्स्ट जो है कि व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल. डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल मीन्स जब भी आप कोई प्रपोज सिस्टम बना रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है. डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल जो है वो किस तरीके से हेल्प करता है आपको एक सिस्टम को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में डेवलप करने के लिए. तो वो हम यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल में. तो डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल जो होता है ये हेल्प करता है यूजर्स को, मैनेजर्स को, आईटी स्टाफ्स को टू टेक द इंफॉर्मेशन व्हेनेवर दे रिक्वायर. क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आपका पूरा जो भी रिक्वायरमेंट आपने डिटरमाइन करी है वो पूरी इसके अंदर मेंशन होती है. क्या आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या प्लानिंग रहेगी, क्या टेस्टिंग केसेस रहेंगे, क्या बाउंड्री वैल्यूज रहेंगी, ये सब हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैनेज करके रखते हैं ताकि जब भी आइदर यूजर हो, मैनेजर हो, सिस्टम एनालिस्ट हो या आपका जो आईटी टीम है उनको रिक्वायरमेंट हो तो दे विल take that information from these documentation. So it is very important because after the implementation of a system, if the system is working improperly, means आपने documentation अगर आपका created है और आपका system implement हो चुका है, लेकिन implementation होने के बाद भी अगर system में कुछ वर्क ऐसा हो रहा है जो improper way में हो रहा है, then documentation will help you to identify कि क्या फ्लो है डेटा का और उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी फ्लॉज है उसके अंदर या किस तरीके से जो फ्लॉज है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन फ्लॉज को करेक्ट करके सिस्टम को वापस से वर्किंग मोड में ला सकते हो. दैट्स वाई यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है थ्योरी, तो मैंने इसलिए लिखी था कि आपको जब ये नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो आप इसको पढ़ सको. बट मैं आपको समझा दूं डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल का बेसिक मतलब ये है कि जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो आपके सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, वो एक कंसाइज्ड वे में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, उसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूअस वर्ड नहीं होने चाहिए. जितनी भी आपकी रिलेटेड टर्म्स हैं या रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो सारी उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए ताकि जब आप सिस्टम डेवलप करने लगो तो कोई भी आपको डिस्क्रिपेंसीज ना आए या फिर कोई इश्यूज ना आए. ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी, मतलब आपने सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया उसके बाद भी डॉक्यूमेंटेशन कैसे हेल्प करता है कि अगर सिस्टम में कोई बग आ गया, कोई रन टाइम बग आ गया या रन टाइम एरर्स आ गई या उस सिस्टम में कुछ वर्किंग है जो इम्प्रॉपर वे में हो रही है, तो उस केस में डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि डेटा का फ्लो क्या है, उसकी बेसिस पे आप जो भी फ्लॉज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके सिस्टम में, इम्प्लीमेंटेड सिस्टम में, उसको आप करेक्ट कर सकते हो और सिस्टम को वापस से प्रॉपर वे में वर्क करवा सकते हो. ठीक है, तो चाहे प्रोग्रामर हो या सिस्टम एनालिस्ट हो, दे विल यूजुअली क्रिएट द प्रोग्राम्स और सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन. सो दिस सिस्टम एनालिस्ट यूजुअली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन टू हेल्प यूजर्स लर्न द सिस्टम. Okay, so system analyst, this is the person who is responsible for preparing this documentation. So in a large company, a technical support team that includes the technical writers also assists the preparation of your user documentation and the training material. So जो लार्ज कंपनीज होती है उसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट टीम्स होती है जिसके अंदर काफी सारे टेक्निकल राइटर्स भी होते हैं, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन में टेक्निकल टर्म्स भी जैसे इंक्लूड करनी होती है तो वो हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट बनाने में. इसके एडवांटेजेस हम देख सकते हैं. तो देखो, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन. फॉर द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन तो एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड होगा हमारे किसी भी सिस्टम के लिए तो इट विल रिड्यूस द सिस्टम डाउन टाइम, कट द कॉस्ट, स्पीड अप द मेंटेनेंस टास्क. इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मल फ्लो ऑफ प्रेजेंट सिस्टम एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इनपुट डेटा एंड हाउ द आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज वी इंक्लूड ऑल द थिंग्स इन द डॉक्यूमेंटेशन. So it provides the effective and efficient way of the communication between your technical and non-technical users. Okay, because you will create a different type of documentation according to the people which are involved in your proposed system. So it facilitates the training of new users so that he can easily understand the flow of system. Okay,
It helps the user to solve the problem such as your troubleshooting and helps the manager to take the better final decision of the organization system. So it provides the better control to the internal and external working of the system. So there are so many advantages because this documentation will help you from system planning to maintenance phase of your SDLC cycle. अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हम ब्रॉडली इनको डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन. So let's start with program documentation. So what program documentation means? प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन जो होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी आपकी, क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं, क्या प्रोसेसिंग लॉजिक है फॉर ऑल द प्रोग्राम मॉड्यूल. जितने भी आपके मॉड्यूल्स बने हैं प्रपोज सिस्टम के लिए उसके अंदर क्या इनपुट जा रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या उनके बीच में प्रोसेसिंग हो रही है टू ट्रांसफॉर्म योर इनपुट टू आउटपुट, वो इंक्लूड होता है आपके प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में. The program documentation process starts in the system analysis phase. ठीक है, जो सिस्टम का एनालिसिस फेज होता है वहां से आपका प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये कंटिन्यू रहता है ड्यूरिंग योर इम्प्लीमेंटेशन. And this documentation guides the programmers who construct that modules that are well supported by internal and external comments and descriptions that can be understood and maintained easily. तो ये जो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन होता है ये प्रोग्रामर्स को हेल्प करता है जो कि उन मॉड्यूल्स पे वर्क करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है क्या इनपुट रहेगा, क्या आउटपुट रहेगा, क्या प्रोसेसिंग है, क्या इंटरनल और एक्सटर्नल कमेंट्स हैं. ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन. नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन होता है हमारा वो होता है ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन. ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन क्या कंटेन करके रखता है, ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटेड आउटपुट. So this operational documentation should be clear, concise and available online if possible. So this operation documentation is contain all the information which is needed for processing and distributing the online and printed output. So basically what information it will include, the firstly identification of program, system analyst, programmers and the system. Next, scheduling the informations for printed output such as your report, execution frequencies and deadlines. Next, it will include the input files, their sources, output files and their destinations. Next, it will include the emails and report distribution list, and then special forms which is required including your online forms. Also, it includes the error and informational message to operate and restart the procedures and special instructions such as security requirements. तो देखो ऑपरेशनल डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स होंगी, जो भी आपका सिस्टम के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे और जो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी पीपल, जो भी पर्सन्स इंक्लूड होंगे उनका आइडेंटिफिकेशन, जो टेस्ट केसेस बन रहे हैं, जो एरर्स जनरेट हो रही हैं, हाउ टू हैंडल दैट एरर्स, उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है. जो भी सिक्योरिटी पर्पस आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है वो इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर इंक्लूड होती है. नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है यूजर डॉक्यूमेंटेशन. सी दिस यूजर डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्रिएटेड फॉर द एंड यूजर. ओके, so this include the information and instructions for the user who will interact with that system, क्योंकि अल्टीमेटली वो सिस्टम डिप्लॉय होके किसके पास जाने वाला है, एंड यूजर के पास. तो जो यूजर डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर हम कौन सी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड करके रखते हैं जो कि हेल्प करती है यूजर को उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए. तो यूजर डॉक्यूमेंटेशंस में क्या हो सकते हैं, यूजर मैनुअल्स हो सकते हैं, हेल्प गाइड्स हो सकती हैं, ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं कि कैसे उस सिस्टम को यूज करना है. सो दिस यूजर डॉक्यूमेंटेशन इज वैल्यूएबल इन ट्रेनिंग यूजर्स एंड फॉर रेफरेंस पर्पस. So it also must be clear, understandable and readily accessible to user at all levels. ठीक है, so the user, system owner, analyst and programmers all put the combined effort to develop a user guide. So to develop a user guide, यूजर की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, आपके सिस्टम ओनर की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, एनालिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी, आपके प्रोग्रामर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, ताकि आप एक प्रॉपर कंप्लीट यूजर डॉक्यूमेंटेशन बना सको ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल और मैनेजेबल हो बाय द यूजर्स. तो यूजर डॉक्यूमेंटेशन क्या इंक्लूड करता है, सिस्टम का ओवरव्यू दैट क्लियरली डिस्क्राइब्स ऑल द मेजर सिस्टम फीचर्स, कैपेबिलिटीज एंड द लिमिटेशंस. Also, it is as a description of source document content, preparation, processing and samples. It will describe the overview of menu and data entry, screen options, contents and processing instructions.
It also shows the examples of reports that are produced regularly or available at the user request, like including the samples. Security and audit trail information, explanation of responsibility for specific input, output and processing requirements, procedures for requesting changes and reporting the problems, examples of exceptions and error situations कि क्या exceptions या error situations आ सकते हैं सिस्टम के अंदर, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो कि जनरल क्वेश्चंस है, जो कि उस सिस्टम के लिए पूछे जा सकते हैं, वो FAQs आप ऑलरेडी यूजर डॉक्यूमेंटेशन में डाल के रखेंगे, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू गेट हेल्प एंड प्रोसीजर्स फॉर अपडेटिंग द यूजर मैनुअल. Okay, so this is user documentation. So far we have discussed program documentation, operation documentation and user documentation. Your last type is the system documentation. This system documentation include all the technical details, all the technical steps that is used for developing the system. So this system documentation serves as a technical specification for the information system and how the objectives of the information systems are accomplished. Technical specifications बताएगा and how to achieve that specification, how to achieve that technical objectives which is included in your system documentation. So users, managers and the IS owners need never reference system documentation. System documentation basically आपकी technical details को बताता है. तो ये जो है ये आपको बेसिकली प्रोग्रामर्स को या आपकी टेक्निकल टीम को प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आपकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन गिवन होती है और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है वो यहाँ पे गिवन होता है. तो बेसिकली जो आपका सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या डिस्क्राइब करेगा, ईच प्रोग्राम एंड द सिस्टम फंक्शंस, द वे दे आर इम्प्लीमेंटेड, ईच प्रोग्राम पर्पस, information passed to and from the programs, overall the system flow, include a data dictionary entry, data flow diagrams, object models, screen layout, source documents and the system request that initiated the project. So most of the system documentation is prepared during the system analysis and system design phase. ठीक है, इसके अंदर सारी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस डिटेल्स आ जाएंगी, आपकी डिजाइन डिटेल्स आ जाएंगी, क्या प्रोग्राम्स बन रहे हैं, क्या मॉड्यूल्स अचीव करना है, कैसे उन मॉड्यूल्स का डेटा फ्लो है, कैसे मॉड्यूल्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, वो सब आपका आ जाता है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर. So during system implementation, an analyst must review this system documentation to verify that it is complete, accurate and up to date. तो देखो आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन यूज करो वो कंप्लीट भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए और अप टू डेट भी होना चाहिए, ताकि तभी तो आपका सिस्टम जो है एफिशिएंट और इफेक्टिव बन पाएगा. ओके, और अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर भी अपडेट होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल. आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और मैं जल्दी ही इनके नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालने वाली हूँ. सो थैंक यू.